बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की गई है, आज की अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर समाअत की गई। आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान की जानिब से आखिर ऐसे कौन से तलख सवालात पूछे गए जिनका जवाब देने के लिए जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी कमरा अदालत में जज्बाती हो गए और जज्बात में आकर उनकी जानिब से तलख जुमले कमरा अदालत में अदा किए गए। और जो जुमले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से अदा किए गए, कहे गए, उन पर बेंच के जज साहबान की जानिब से क्या रिस्पांस दिया गया, क्या जवाब दिया गया, क्या रिएक्शन दिया गया, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में आज सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ किए गए 16,000 मुलाजमीन की बहाली के हवाले से वफाकी हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन को याद होगा कि 1 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक जो आखिरी समाअत हुई थी, उस रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा को और उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदगान हैं, जो इलेक्शन कमीशन से फैसल वाडा की नाअहली चाहते हैं, इन तमाम फ़रीक़ैन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि 23 दिसंबर तक तमाम फ़रीक़ैन को मोहलत दी जाती है कि 23 दिसंबर को तमाम फ़रीक़ैन के जो वकला हैं वो मुकम्मल तैयारी करके आएँ और 23 दिसंबर को फैसल वाडा के ख़िलाफ़ ये जो नाअहली का मुकदमा है, इसकी समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी और समाअत मुकम्मल होने के बाद नाअहली केस का जो फ़ैसला है उसे भी महफूज कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट ये हुई थी कि इलेक्शन कमीशन की 1 दिसंबर की कार्रवाई के फ़ौरी बाद फैसल वाडा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की उस इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पहली इब्तदाई समाअत की है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने फैसल वाडा के जो मरकज़ी वकील थे हसनैन अली चौहान जो है वो पेश नहीं हुए थे, इसी तरीके से आज भी फैसल वाडा के जो मरकज़ी वकील हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश ना हो सके। ना ही फैसल वाडा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। हसनैन अली चौहान के जो मुआवन वकील हैं वो आज 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है जिसे आज अदालत की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है, इस अपील को फ़ौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोई भी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो हमारी जानिब से चूँकि दायर नहीं की गई थी, हमें इस बात का यकीन नहीं था कि ये दरख्वास्त जो है वो पीर के रोज़ समाअत को लग जाएगी। तो इस वजह से जो मरकज़ी वकील हैं इस मुकदमे में फैसल वाडा के हसनैन अली चौहान वो कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके और इसी वजह से आज वो अदालत के सामने मौजूद नहीं है। जिसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि ये जो मामला है जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए आ चुका है, लगता यह है कि आप इलेक्शन कमीशन में जब इस केस की आइंदा समाअत होगी इसी बिना पर इल्तवा मांगेंगे कि क्योंकि ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है तो आपकी कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन में अपने ख़िलाफ़ नाअहली की जो कार्रवाई है उसे किसी तरीके से रुकवा सकें। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए जिसमें उनका ये कहना था कि ये जो नाअहली का केस है ये बड़े अरसे से चल रहा है, 1.5 साल तक ये जो मुकदमा है ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा रहा और फैसल वाडा नाअहली के इस केस में अदालतों के साथ और मुख्तलिफ फोरम के साथ जो है वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील की जो समाअत है उसे अदालत की जानिब से 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को इस बात का हुक्म दिया गया कि नाअहली केस पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग भी है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ जो नाअहली केस की कार्रवाई है उसे जारी रख सकता है। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा और आज की अदालती कार्रवाई की सारी डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर समाअत की गई। जस्टिस उमर ताबंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने
बरतरफी के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो हामिद खान की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि इस केस की जो आखिरी समाअत है वो 11 जून 2021 को हुई थी और मैंने आखिरी समाअत और उससे पहले अदालत से ये इल्तजा की थी, ये इस्तदा की थी कि मेरे जो मौक्कल हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 30 जून 2021 है और हमारी अदालत से दरख्वास्त थी कि उनकी रिटायरमेंट की एज से पहले, तारीख से पहले जो है इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाए। लेकिन अब जो है 6 माह के बाद इस केस को समाअत के लिए दोबारा जो है वो मुकर्रर किया गया है, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये जवाब दिया गया और उनका ये कहना था कि आखिरी जो इस केस की 5 समाअतें हुई हैं उन 5 समाअतों में आप अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। अदालत की जानिब से आपको 5 तारीख़ें दी गई, मुकम्मल 5 समाअतें दी गई, लेकिन आप जो है अपने दलाइल जो है मुकम्मल ना कर सके थे और ये कहा गया जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कि अगर आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते तो दूसरी जानिब जो हमने अटॉर्नी जनरल को मामलत का नोटिस जारी कर रखा है तो उनके दलाइल भी हम सुन लेते, उनके दलाइल का भी आगाज़ हो जाता। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि हम आपको आज भी नहीं रोकेंगे, आपने जितने दलाइल देना है आप अपने दलाइल दे लें, लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने दलाइल को महदूद करें ताकि जल्द अज जल्द जो है इस केस का फ़ैसला हो सके, इस केस को जो है वो कंक्लूड किया जा सके। इसके बाद हामिद खान साहब ने अपने दलाइल में ये कहा कि मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ जो है वो पहले 3 रेफरेंस दायर किए गए और जिस रेफरेंस में बरतरफ किया गया शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को, वो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया चौथा रेफरेंस था, जिसमें शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को किसी इंक्वायरी के बगैर जो है वो उनके ओहदे से बरतरफ करने की रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से भिजवाई गई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से हामिद खान से ये इस्तफसार किया गया, क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारशात के ख़िलाफ़ या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो सिफारशात होती हैं जब कार्रवाई किसी जज के ख़िलाफ़ मुकम्मल हो जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट उन सिफारशात में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकती है? जिस पर हामिद खान की जानिब से कहा गया कि ये जो मुकदमा है ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें हाई कोर्ट के एक जज को इंक्वायरी के बगैर जो है वो बरतरफ कर दिया गया और आइन का आर्टिकल जो 209 है वो बड़ा वाज़े है कि किसी जज के ख़िलाफ़ अगर उन्हें हटाना है तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराना ज़रूरी है और ये हमारा वाहिद नुक्ता है जिसकी बिना पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ मेरा जो मौक्कल है उसे बहाल किया जा सकता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो रिकमेंडेशन है उसे नलीफाई किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी तब कराई जाती है जब हक़ाइक़ तस्लीम शुदा ना हो। जो तकरीर आपके मौक्कल की जानिब से की गई उस तकरीर के जो मंदरजात थे उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जब हक़ाइक़ को, तकरीर के मंदरजात को एक्सेप्ट कर लिया गया था, तस्लीम कर लिया गया था, तो क्या उसके बाद किसी किस्म की कोई इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी रह जाती थी? जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जो तकरीर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से की गई वो पब्लिक फोरम पर नहीं की गई थी, बल्कि वो बार के साथ खिताब कर रहे थे और बार और बेंच का एक दूसरे के साथ जो है वो लाज़िमन मलज़ूम होने वाला रिश्ता होता है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा क्या स्पीच के जो मंदरजात है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में आते थे, नहीं आते थे? सवाल ये है कि क्या पब्लिक फोरम पर ऐसी तकरीर की जा सकती थी या ऐसी तकरीर करने की पब्लिक फोरम पर कोई इजाज़त नहीं? हामिद खान की जानिब से फिर ये कहा गया कि मेरे जो मौक्कल हैं जिन्होंने रावलपिंडी बार से ख़िताब किया था, दरअसल उन्होंने आइन के आर्टिकल 19 का जो है वो इस्तेमाल किया था और आइन का आर्टिकल 19 जो है मेरे मौक्किल को, जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को, ये आइनी अख्तियार देता है, आज़ादी राय का अख्तियार देता है, जिस पर उन्होंने बार के साथ तकरीर की थी। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि इस नुक्ते पर आप बराह रास्त जो है वो दलाइल पर आ जाएं। हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है आप आर्टिकल 19 के ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। फिर हामिद खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो सिफारशात हैं, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें कौंसिल की जानिब से लिखा गया है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई, लेकिन उस इंक्वायरी में मेरे मौक्किल को नहीं बुलाया गया, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया और इस सारी कार्रवाई में मेरे मौक्किल शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को मुकम्मल तौर पर जो है वो डिसएसोसिएट कर दिया गया। इसके बाद जैसे सरदार तारिक मसूद की जानिब से वो रिमार्क्स दिए गए, वो सवालात पूछे गए, जिस पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो है वो कमरा अदालत में जो है वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके।
मैंने मोबाइल निकाला है, वो जो सवालात थे जैसे सरदार तारिक मसूद के, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सरदार तारिक मसूद की जानिब से सवाल पूछा गया, क्या आपकी तरफ से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ हैं कि आप जनरल से मिले थे, जब जनरल से आप मिले तो आपने उनको तौहीन अदालत का नोटिस, जब जनरल आपसे मिले तो आपने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस क्यों जारी नहीं किया? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, तौहीन अदालत का नोटिस तो बनता था, आपने किसी चीफ जस्टिस को इस बारे कोई इत्तला नहीं दी। और ये भी कहा गया, जैसे सरदार तारिक मसूद की जानिब से सवाल पूछा गया कि ये बता दें कि क्या आपका ये मिसकंडक्ट नहीं बनता था, जिस पर हामिद खान की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मुझे बस इसलिए नहीं निकाला नहीं जा सकता था कि मैंने जर्नील को नोटिस नहीं दिया था। और हामिद खान ने यह भी कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था कि एक जज पर एक जनरल किस तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से फिर अगला सवाल ये पूछा गया, अगले रिमार्क्स ये दिए गए कि 28 जून 2018 को जर्नील की आपसे मुलाकात हुई, जर्नील आपसे मिले, आपने 31 जुलाई को चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, 1 माह तक आपके जो मुवक्किल हैं वो इंतज़ार क्यों करते रहे? जिस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है वो खुद रोस्टम पर आ गए और उनकी जानिब से कहा गया कि आप उस वक्त की सूरत हाल को देखें कि इदारों के सरबराहान मेरी गर्दन के पीछे पड़े हुए थे, मैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता तो क्या होता? उस वक्त के इदारे के सरबराह साकिब निसार जो हैं, यानी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, मेरी गर्दन के पीछे थे। इसके बाद आप मुझे फांसी देंगे तो दे दें। 23 साल बतौर जज, 23 साल बतौर वकील, 7 साल बतौर जज और 3 साल बतौर साइल जो है इस अदालत के सामने मुझे हो चुके हैं। मुझे इस निज़ाम का बखूबी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है और मैं इस निज़ाम को अच्छे तरीके से समझता हूँ। इसके बाद जैसे उमर बंदियाल की जानिब से ये जो तलख जुमले शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से अदा किए गए, इस पर रिस्पॉन्स जो है वो जैसे उमर बंदियाल की जानिब से दिया गया, जिसमें उनका ये कहना था, बल्कि हामिद खान को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, आपने दानिस्ता जो है इस मामले पर खामोशी अख्तियार की है। जब आपके मौक्किल इस अदालत की तस्दीक की तो आपने उस पर खामोशी अख्तियार की। जिस तरह आपके मौक्किल फट पड़े, ये हर लिहाज से गैर मयारी है। आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बोलने पर आपने खामोशी अख्तियार करके उसके लिए हौसला अफजाई की। माजरत चाहता हूँ, जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं इस बात पर माजरत चाहता हूँ, जज्बात अक्सर जो है वो आड़े आ जाते हैं। जिस पर जैसे उमर बंदियाल की जानिब से कहा गया कि जज्बात की यहाँ कोई जगह नहीं, हमें ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपने मौक्किल को इजाज़त देते रहे कि वो अदालत की तस्दीक करते रहें। आप अपने मौक्किल को समझाएं कि जब उनके वकील मौजूद हैं तो वो बात ना करें। इसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की जानिब से हामिद खान से कहा गया कि सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ही क्यों टारगेट किया गया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को टारगेट करने के हवाले से हामिद खान ने यह जवाब दिया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है वो ISI को तंग करते थे, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। और उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो जमशेद दस्ती ने दरख्वास्त दायर की थी, उसमें कुछ ऐसे रिमार्क्स जो है वो दिए गए थे और उन रिमार्क्स पर भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो है वो शोकास नोटिस जारी किया गया। आज की इस अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया है और जो फैज़ाबाद धरने केस में जो अबूरी हुक्मनामे जारी किए गए और जो रिट पटिशन दायर की गई, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो कल तक के लिए अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत की गई है, उसका मुख्तसर सा अहवाल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि पहले ही वक्त ज़्यादा हो चुका है। आज भी जज साहबान के जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि बताया यह जाए कि 12 साल पहले जो मुलाजमीन निकाले गए थे, उन्हें किस तरीके से 12 साल के बाद एक कानून के ज़रिए जो है बहाल किया जा सकता है। वकला की जानिब से जिसमें वसीम सजाद ने दलाइल दिए, इफ्तिखार गिलानी ने दलाइल दिए। उन्होंने तो ये कहा कि हमारे जो मौकलान हैं वो तो ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे, अदालत ने तो एक्ट को कलअदम करार दिया है, लेकिन महकमों की जानिब से हमारे मुलाजमीन जो कि ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे उन्हें भी बरतरफ कर दिया गया। लेकिन जज साहबान की जानिब से सवाल पूछा गया कि वो मुलाजमीन जो 93 से 96 तक निकाले गए थे, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, और वो जो उनकी बरतरफी उस दौर में हुई थी, उस बरतरफी को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया गया। लेकिन अगर चैलेंज किया भी गया था तो उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो दुरुस्त करार दिया गया था। तो कैसे कह सकते हैं, इस बात के शवाहिद कहाँ पर मौजूद हैं कि निकाले गए मुलाजमीन को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि जब से एक फ़ैसला अदालत का आ चुका हो, उस फैसले के ख़िलाफ़ क्या कोई ऐसी लेजिस्लेशन,
कोई ऐसी कानून साजी हो सकती है जिसके ज़रिए मुलाजमीन को बहाल किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट जो है उस फैसले को का जो इफ़ेक्ट है उसे नलीफाई करने की कानून साजी कर सकती है, लेकिन अगर किसी अल्लाह दिता को ये प्रज्यूम करके जो है वो एज्यूम करके, जैसे मंसूर अली शाह कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी अल्लाह दिता को सज़ा दे दी है तो पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिसके ज़रिए अदालत के उस फैसले को नलीफाई करके उस अल्लाह दिता नामी को जो शख्स को जो है वो रिहा कर दिया जाए। हाँ, मुस्तकबिल के हवाले से उस जजमेंट के जो इफ़ेक्ट हैं उसे ज़रूर नलीफाई किया जा सकता है, लेकिन वकला की जानिब से अदालत से कहा गया कि ये जो मामला अदालत के सामने है ये नज़र-ए-सानी का केस है। नज़र-ए-सानी केस में जो दायरा अख्तियार होता है महदूद होता है, लेकिन अदालत की जानिब से जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो नज़र-ए-सानी के स्कोप से बाहर हैं। अगर उस स्कोप से बाहर सवालात पूछे जाएंगे तो ये नज़र-ए-सानी का केस नहीं रहेगा बल्कि अपीलें बन जाएंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अदालत से हमारी इस्तदा ये है कि इस केस को नज़र-ए-सानी का मुकदमा समझ कर जो है वो प्रोसीड किया जाए, और अगर अदालत ये समझती है कि जो फ़ैसला पहले दिया गया है उसमें एरर्स मौजूद हैं, उसमें गलतियाँ मौजूद हैं, तो फ़ैसले को रिविज़िट किया जाए, फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी की जाए, और नज़र-ए-सानी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस की समाअत करेगा तो वो सवाल जो आज इस केस में पूछे जा रहे हैं दोबारा इस केस को टेकअप करने में नज़र-ए-सानी के बाद जो है वो सवालात अदालत पूछ सकती है। इस केस की समाअत को भी जो है नाज़रीन वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कल शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और सैक मुलाज़मिन की बहाली के हवाले से अदालत में